अगर आरबीसी नहीं है तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दो एनेमा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज करके इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया। जैसे आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है, देखने में बर्ड जैसा लगता था बड़ा सा, बट वो आर्कियोपेट्रिक्स फॉसिल जो था, मतलब दैट वाज अ कनेक्टिंग लिंक। ये दोनों प्लांट सीड बियरिंग है, खुलेआम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं कि भैया यस वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कांसेप्ट अपने दिमाग से हटा देना कि आइसोगैमेट्स का हमेशा मतलब होता है कि वहां पर मोटाइल गैमेट्स होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल है, बट फिर भी आइसोगैमेट्स शो कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज। और हम अपने रफ्तार को पकड़ते हुए आ गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, दैट इज प्लांट किंगडम। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 ऑफ द प्लांट किंगडम, और इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम की और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द प्लांट की, दैट इज एल्गी। ठीक है, द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लांट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यार, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि जो क्लासिफिकेशन दी जाती थी, स्टार्ट करो चाहे 2 किंगडम से या जब एरिस्टोटल ने दिया था, क्या दिया था? पहला साइंटिफिक अप्रोच टू क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स देखने में बहुत बड़े बड़े थे, दे वर क्लासिफाइड एज ट्री। जो बहुत छोटे थे, दे वर क्लासिफाइड एज हर्ब्स, इजंट इट? यस, दे वर क्लासिफाइड एज हर्ब्स। बट होता क्या है बच्चों, हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम एक बार किंगडम दे दिया गया है तो क्या दोबारा नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, है ना। तभी तो यार 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया, और हमने 6 किंगडम की बात की थी। क्योंकि जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलते रहेगी, हमारा पढ़ने का नजरिया बदलता जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हमारी एनसीईआरटी हमें स्टार्ट करती है पढ़ाना विद द वेरी फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट धीरे धीरे एज यू विल सी कि आर्टिफिशियल सिस्टम इतना बढ़िया अप्रोच नहीं था, दैट इज व्हाई इट गॉट रिप्लेस्ड विद द अदर सिस्टम। फिर ऐसे जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली, रिसर्च और वगैरह होने लगे, हमने अपने स्टडी को, पढ़ने के नजरिए को भी चेंज किया। बिकॉज पढ़ने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, टेक्सोनॉमी करने के लिए तुम्हें हर चीज देखनी पड़ती है। तो मॉर्फोलॉजी देख करके सिर्फ क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ इस चैप्टर को लिंक किया किससे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब हमने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना। इसमें ये वर्ड आर्टिफिशियल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन one or few morphological characters। मतलब 1-2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखो, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? जो तुम बाहर से देखते हो, जो तुम ऑब्जर्व करते हो, और सिर्फ उस बेसिस पे क्या कर दो? क्लासिफाई कर दो। जैसे एरिस्टोटल जी ने किया था, आरबीसी है, रेड खून रेड है, ब्लड है रेड, तो इनेमा, नहीं है तो एनेमा, देख करके तो बताया था। ठीक है, जैसे हमने बात की प्लांट्स लंबे हाइट के हैं, ट्री, छोटे हाइट के तो हर्ब्स। तो ये क्या है? ये मॉर्फोलॉजी है। तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स थे, जिसको इस सिस्टम ने प्रपोज किया था, मतलब जिन्होंने इस सिस्टम को प्रपोज किया था, वो कौन थे बच्चों? दैट वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल एंड लीनियस। एरिस्टोटल एंड लीनियस। तो आपको पता है बच्चों कि एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका था वो क्या था कि अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दो एज इनेमा। अगर आरबीसी नहीं है तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दो एनेमा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज करके इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया। फिर इन्होंने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया था? प्लांट्स वर क्लासिफाइड एज ट्रीज, बड़ी हाइट वाले, मीडियम हाइट वाले श्रब्स एंड छोटी हाइट वाले हर्ब्स। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो ये सिर्फ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है। लीनियस ने क्या किया था बच्चों? लीनियस का जो सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमेंस। अब स्टेमेंस क्या होते हैं बच्चों? मॉर्फोलॉजी पढ़ रखा है हमने। स्टेमेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ
यूनिट किसकी होती है ये? एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम इज वन ऑफ द वर्ल, और क्या बोलते हैं हम इसको? मेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ये रिस्पॉन्सिबल है मेल गैमीट बनाने के लिए। तो लीनियस का सिस्टम कैसा सिस्टम है? सेक्सुअल पार्ट पर बेस्ड है, सेक्सुअल पार्ट पर बेस्ड है, इसीलिए लीनियस के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल सिस्टम। जैसे अगर किसी प्लांट के पास एक स्टेमेन है नंबर में, तो ऐसे प्लांट को, ऐसे फ्लावर को लीनियस ने डिफाइन कर दिया मोनैंड्रिया। ठीक है, किसी के पास 2 स्टेमेन है तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को लीनियस ने डिफाइन कर दिया डायएंड्रिया। तो ये मोनो, ये डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। ये नाम किस पे बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन एक सेक्सुअल पार्ट है, ठीक है, इसीलिए लीनियस ने क्योंकि सेक्सुअल पार्ट का इस्तेमाल किया था, दैट इज व्हाई लीनियस के सिस्टम को क्या बोला गया था? सेक्सुअल सिस्टम। ठीक है, तो चाहे लीनियस के सिस्टम की बात करो चाहे एरिस्टोटल की, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टेमेन को भी तो बाहर से देख सकते हो, वो भी एक मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है। सो इट इज बेस्ड ऑन जस्ट वन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और मॉर्फोलॉजी वाला इतना अच्छा नहीं होता, क्यों? क्योंकि सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है। अगर अच्छा होना है तो हमें एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पता होना चाहिए, हमने लिविंग वर्ल्ड में भी डिस्कस किया था, बट इन्होंने फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया। दैट मीन्स ये इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, दैट मीन्स इट हैज गॉट सर्टेन डीमेरिट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द एरिस्टोटल एंड लीनियस के सिस्टम का। चलो सबसे पहला डीमेरिट डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहला डीमेरिट तो ये है, सिंस इट इज बेस्ड ऑन one or few morphological character, one or few morphological character, one or few morphological character, it's separated to closely related species। क्योंकि एक और 2 ही कैरेक्टर्स मद्देनजर रखते हुए क्लासिफाई कर दिया गया, तो जो मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स थे वो अलग हो गए। कैसे समझोगे इसको? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि बच्चों मैं तुमसे ये बोलूं कि हवा में, मतलब आसमान में जितने भी उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे बर्ड्स है, चिड़ियां हैं। वो भिन्न भिन्न प्रकार की चिड़िया ही हैं जो सिर्फ आसमान में उड़ सकती है। तो यहाँ पर मैंने कौन से कैरेक्टर का इस्तेमाल किया है? मैं हैबिटेट के बेसिस पर ट्राई कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। हैबिटेट ले रही हूँ, दैट मीन्स मैं सिर्फ एक कैरेक्टर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ एक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, जिसमें मैंने ये बोला कि आसमान में जितने भी उड़ने वाले हैं वो बर्ड्स हैं। तो इसके हिसाब से बैट्स भी बर्ड हो गया, मतलब बैट्स और बर्ड्स, क्योंकि दोनों स्काई में है। ठीक है, और पानी में जितने भी रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, पानी में जितने भी रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? फिश है। बट क्या सिर्फ फिश रहती है पानी में? वेल नहीं रहती पानी में, वेल भी तो रहती है पानी में। ठीक है, तो हमने 2 कंडीशन लिया, क्या मद्देनजर रखते हुए? हैबिटेट। मैंने ये बोला स्काई में जितने भी हैं वो सारे के सारे बर्ड्स हैं, पानी में जितने भी हैं वो सारे के सारे फिश हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था बच्चों, हो क्या रहा है? बैट और वेल ये मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म हैं। क्यों? क्योंकि बोथ आर मैमल्स, बट मैमल्स होने के बावजूद दे हैव बीन सेपरेटेड। 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दूर दूर हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने हैबिटेट को लेकर के क्लासिफाई कर दिया, और हैबिटेट सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर बेस था, तो उससे 2 मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, सिंस इट इज बेस्ड ऑन वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इट सेपरेटेड 2 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। तो दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट। दूसरा डीमेरिट क्या था? इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी किसको? दे गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स।
आप फ्लोरल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आपने पढ़ी तो हुई है बच्चों पीजीआर में, पीजीआर में हमने हेट्रोफिली पढ़ा था। हेट्रोफिली मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अब देखो लीव्स क्या है, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर है, इन्वायरमेंट चेंज करते थे तो वहां पर उसकी पत्तियां अलग हो जाती थी, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल एक प्लांट का, इसकी प्लांट आधा कहाँ है, पानी में, और आधा एरियल है। एरियल लीफ इतनी बड़ी बड़ी है, दिस इज व्हाट, दिस इज एरियल लीफ, ठीक है। और ये वो लीफ है जो पानी में है, ठीक है। तो आप खुद देखो है दोनों लीफ, ये भी और ये भी, बट इन्वायरमेंट अलग अलग होने की वजह से इन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है और ये ऐसा है जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है चेंज होने के इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये इतना स्टेबल नहीं होता। अपने स्किन कलर की बात कर लो, इन्वायरमेंट बदलता है, कलर बदल जाता है, भले जीन हमारा सेम हो, है ना। तो ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ये फ्लोरल कैरेक्टर के बराबर का दर्जा इसलिए नहीं ले सकता बिकॉज दे आर ससेप्टेबल टू चेंजेस, ससेप्टेबल टू चेंजेस in environment, in different environment। फ्लावर का कैरेक्टर ऐसा नहीं होता। फ्लावर का कैरेक्टर जो होता है फ्लोरल कैरेक्टर दैट इज मोर स्टेबल, दैट इज वाई इनको सेम दर्जा नहीं देना चाहिए था। तो ये दोनों पॉइंट की वजह से एरिस्टोटल वाला सिस्टम कैसा हो गया बच्चों, एरिस्टोटल वाला सिस्टम का डीमेरिट हो गया। दैट मीन्स ये ज्यादा नहीं चला। अब ये ज्यादा नहीं चला तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ी बच्चों, हमें मदद लेनी पड़ी दूसरे सिस्टम की जिसका नाम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम है बच्चों, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आओ देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। इसमें क्या क्या था बच्चों, इसको प्रपोज किसने किया था, दिस सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। और बेंथम एंड हुकर सिस्टम इसीलिए क्योंकि बेंथम एंड हुकर दिया था, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया, देखो मॉर्फोलॉजी तो पहले ही आ गया था, तो मॉर्फोलॉजी का जिक्र तो इनमें भी है, बट उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंक्लूड कर दिया पहला अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। मॉर्फोलॉजी तो थी ही, साथ में इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर का जिक्र कर दिया दैट इज एनाटॉमी। उसके अलावा इन्होंने एम्ब्रियो की स्टडी भी डाल दी दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट्स की केमिस्ट्री, बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उनको भी कंसिडर कर दिया, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई थी इनके सिस्टम में। और बच्चों ये सिस्टम काफी अच्छा माना गया था। आज भी कुछ ऐसे रशिया में बोटानिकल गार्डन्स हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने हर्बेरिया वगैरह को लगाने के लिए, अरेंज करने के लिए, क्योंकि हर्बेरिया अरेंज होगी तो भी इसमें भी क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। तो ये काफी अच्छा माना गया था, बट यू स्टिल कैन सी कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आप देख रहे हो सब कुछ है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, और आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजी तो थी पहले से, एवरीथिंग इज देयर, बट व्हाट इज नॉट देयर बच्चों, फाइलोजेनी। व्हाट इज फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आपको चीजों को क्लासिफाई करना है बिना इवोल्यूशनल रिलेशनशिप जाने आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट एनसीईआरटी, व्हाई एनसीईआरटी स्टार्ट्स टीचिंग फ्रॉम एल्गी। पहले टेरिडो पढ़ा दे, फिर जिम्नो पढ़ाए, फिर एनजीओ पढ़ाए, फिर एल्गी पढ़ाए और लास्ट में ब्रायो पढ़ाए।
वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना। क्या सीक्वेंस पढ़ाती है हमें एल्गी पहले पढ़ाती है, ब्रायो फिर बाद में, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। वाई? बिकॉज ये इसी सीक्वेंस में इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो अगर आपको सीक्वेंस ना पता हो इवोल्यूशन का, आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते, और ये इनकी प्रॉब्लम थी। तो इनका डीमेरिट क्या था कि he did not consider what? phylogeny. and what is phylogeny बच्चों? phylogeny होती है evolutionary relationship, ठीक है। तो इनको जब इवोल्यूशन के बारे में ही नहीं पता, तो इन्होंने जो प्लेसमेंट की ना ऑर्गेनिज्म की, उल्टी पुल्टी कर दी। जैसे हमें पता है एल्गी आया, एल्गी के बाद ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एंजियो। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। बट ये तो तभी पता चला होगा ना जब इवोल्यूशन पता चल गया हो। इनको तो पता नहीं था भाई साहब को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रख दिया। डी फॉर डाइकॉट्स, जी फॉर जिम्नोस्पर्म एंड एम फॉर मोनोकॉट्स। आपके हिसाब से क्या ये जो प्लेसमेंट बेंथम एंड हुकर ने की थी कि जिम्नोस्पर्म, इन्होंने इनके हिसाब से डाइकॉट पहले आए, फिर जिम्नो आया, फिर मोनोकॉट आया, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों क्या है बच्चों? दोनों एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म पहले कैसे आ गया, ये पहले कैसे आ गया? तो इनको कुछ पता ही नहीं था, तो ऑब्वियसली इनको सीक्वेंस का आइडिया कैसे लगेगा। और जब इनको इवोल्यूशन के बारे में नहीं पता था, तो इन्होंने प्लेसमेंट भी सही नहीं की। प्लेसमेंट सही क्यों नहीं की? बिकॉज जो भी हम प्लेसमेंट करते हैं वो इवोल्यूशन के बेस पर होती है, और इनको इवोल्यूशन का कोई आइडिया नहीं था। तो बाद में इनकी जो प्लेसमेंट्स थी ना, इनको ठीक किया गया बाय अदर साइंटिस्ट, ठीक है। तो इनका एक यही डीमेरिट है कि इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। तो इससे भी बढ़िया हमारे पास सिस्टम आया है, और उस सिस्टम का नाम था फाइलोजेनेटिक सिस्टम। क्योंकि सिंस इट इज बेस्ड on phylogeny, it is also known as phyletics, as you can see in the heading also. phyletics बोलते हैं इसको, ठीक है। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है बच्चों? बार बार बता रखे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जैसे आप इवोल्यूशन पढ़ते हो, 12th में पढ़ोगे, एनिमल का इवोल्यूशन कैसे होता है, एनिमल्स नहीं पर्टिकुलरली ह्यूमंस का इवोल्यूशन आप पढ़ते हो, तो हमें एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है कि हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो जब ये हमें पता चल जाता है, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, और यू कैन से फॉर द पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी। तो फाइलोजेनी के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा को बिलोंग करता है, दे हैव सेम एंसेस्टर, दे शेयर द सेम एंसेस्टर। तो लिखते हैं organism belonging to same taxa share common ancestors। और अगर आपको फाइलोजेनी वाली स्टडी करनी है बच्चों, तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हम ये कहते हैं। जैसे हम फॉसिल रिकॉर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं फाइलोजेनी से क्लासिफिकेशन करने के लिए। जैसे यार 10th क्लास में आई गेस पढ़ाया जाता था, आपने शायद सुना भी होगा एक फॉसिल का नाम, दैट इज आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है। देखने में बर्ड जैसा लगता था बड़ा सा, बट वो आर्कियोपेट्रिक्स फॉसिल जो था, मतलब दैट वाज अ कनेक्टिंग लिंक। उसका जो फॉसिल रिकॉर्ड मिला था, उससे हमें ये पता चल रहा था दैट वाज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो आपने एनिमल किंगडम में भी इनका एक इवोल्यूशन पढ़ा होगा। तो इस बेसिस पर, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक है, दैट मीन्स उससे आपको इससे क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलता है अच्छा ये ऑर्गेनिज्म इससे इवॉल्व हुआ है, दैट मीन्स ये इसका एंसेस्टर है ना। तो फॉसिल रिकॉर्ड से भी हमें एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के बारे में पता चल सकता है बच्चों, ठीक है। सो यूज ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें मिलती है फैमिली ट्री। जब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं अच्छा ये ऑर्गेनिज्म इससे बना है,
फिर ये ऑर्गेनिज्म आगे जाकर के कोई और ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो व्हाट यू गेट अ फैमिली ट्री। ठीक है, जैसे हम अपने घर में एक फैमिली ट्री बनाएं तो हम कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं कि हम जैसे जो भाई बहन है, हमारे कॉमन पेरेंट्स हैं, फिर हमारे दादा, फिर उनके भी परदादा, फिर उनसे भी आगे जनरेशन, तो यू विल ऑल्सो गेट अ फैमिली ट्री, है ना। बट ये फैमिली ट्री जो हमें मिलती है ये किस बेसिस पे मिलती है, उन ऑर्गेनिज्म जो कॉमन एंसेस्टर रखते हैं। तो जब फैमिली ट्री किस पे बेस्ड हो, जब फैमिली ट्री बेस्ड होती है बच्चों फाइलोजेनी पर, ऐसे फैमिली ट्री को क्या बोलते हैं, ऐसे फैमिली ट्री को हम बोलते हैं क्लैडोग्राम, क्योंकि इसमें आपको क्लैडोग्राम मिलता है इस क्लासिफिकेशन में, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन का और एक नाम है दैट इज क्लैडिस्टिक। क्या नाम है, क्लैडिस्टिक। ठीक है, और इसको किसने दिया था बच्चों, इनके जो प्रोपोनेंट्स थे दे वर प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के ग्रुप में, हचिंसन, ठीक है, तख्ताजन और एक और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है। ठीक है, इन सब ने मिलकर के बच्चों इतना बढ़िया वाला क्या दिया, इतना बढ़िया वाला क्लासिफिकेशन करने का तरीका। और तख्ताजन जो थे ना, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे फाइलोजेनी को कि इन्होंने एक फ्रेज यूज़ किया था, एक सेंटेंस, दैट टेक्सोनॉमी without phylogeny is bone without flesh, ठीक है, कि अगर आप टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हो बिना फाइलोजेनी की तो इट इज इक्विवेलेंट टू द बोन विदाउट फ्लैश। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस ये टेक्सोनॉमी अलॉन्ग विथ फाइलोजेनी को देते थे। तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है बच्चों जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि तुम्हें प्रॉपर एविडेंसेस ना मिले, है ना। हो सकता है जैसे अभी हम बोल रहे हैं हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिल जाए, हो सकता है जब ये सब ना मिले तो व्हाट यू गोना यूज the other branches of taxonomy. And what are the other branches of taxonomy? Let me write. 3 taxonomy branches of taxonomy एनसीईआरटी में जिनका जिक्र है थोड़ा बहुत, उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है ये किस पे बेस्ड है? जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप। अब आप सोच रहे होगे कि फिनोटाइप, शक्ल देख करके कैसे बताएं कि क्लासिफाई, शक्ल देख के कैसे क्लासिफाई करें, है ना। आप सोच रहे हो, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। जो सेम स्पीशीज होगा उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर भी तो सेम होगा, शक्लें भी तो मिलेंगी। मैंने पहले भी बोला हुआ है, आपके स्कूल में अगर एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या 50 के 50 जो बच्चे बैठे हुए क्लास में, आर दे डिफरेंट और दे लुक सिमिलर? खुद आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे नहीं मैम सभी तो सिमिलर है। तो क्या तुम किसी को एलियन समझते हो? नहीं, मजाक मजाक में भले तुम जरूर ऐसा बोलते कि यार तुम्हारी शक्ल एलियन जैसी है, बट ऐसा होता थोड़ी होगा कि आप उसको बोल दो कि वो एलियन है। ऐसा तो नहीं बोल सकते आप, है ना। बताओ, आप बोल सकते हो? नहीं बोलोगे। तो दैट मीन्स शक्लें देखकर भी हम चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, उन बच्चों की बात करें, हम क्यों बोल रहे हैं सब सेम स्पीशीज के हैं क्लास में जो बैठे हुए हैं 50 बच्चे? क्योंकि सबके पास 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है, ठीक है। सो सबका फिनोटिपिक कैरेक्टर सेम है। तो जब फिनोटिपिक कैरेक्टर सेम होगा तो ऑब्वियसली दे वुड बी ऑफ सेम स्पीशीज, तो इट इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर भी आपको फैमिली ट्री मिलता है, बट ये फैमिली ट्री किस बेसिस पर होगा? इट इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप। तो जो फैमिली ट्री फिनोटाइप पर बेस्ड हो, ऐसे फैमिली ट्री को डेंड्रोग्राम बोलते हैं। जो फैमिली ट्री फाइलोजेनी पर बेस्ड हो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लैडोग्राम बोलते हैं। क्योंकि ये फिनोटाइप पर बेस्ड है, इसीलिए इस टेक्सोनॉमी को
फिनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फिनेटिक्स भी बोलते हैं। और इसमें ना कंप्यूटर का यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है, यूज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या करना है आपको? डेटा ही तो डालना है, ठीक है। बहुत सारे कोड्स का इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जब हम करते हैं, प्लस माइनस, उतना डिटेल में मत जाओ, डिफरेंट कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कंप्यूटर का इस्तेमाल है यार, तो एक दो कैरेक्टर नहीं, आप एज मेनी एज कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को करने के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा ही है क्योंकि कंप्यूटर कर रहा है, मैनुअली आपको करना नहीं है, तो जितने ज्यादा कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिमिलर डिसिमिलर की बेसिस पर दो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। मान लो आप कंप्यूटर के इस्तेमाल पर दो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हो, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अगर ए बी को रिलेट कर रहे हो और एक सी डी को रिलेट कर रहे हो, इनको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, बस आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि आप ए बी को क्लासिफाई कर रहे हो ये वाली ब्रांच का इस्तेमाल करते हुए टेक्सोनॉमी का, आपको एंड रिजल्ट कंप्यूटर निकाल करके दे रहा है दैट दे आर 95% रिलेटेड। अगर इतना ज्यादा रिलेटेड है तो आपको ये दर्शा रहा है दैट दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये रिजल्ट कंप्यूटर ने निकाल के दे दिया, ठीक है, क्योंकि आपने कंप्यूटर में सारे कोड्स और सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डाल दी थी। तुमने सी और डी को कंपेयर किया थ्रू दिस टेक्सोनॉमी, रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है 5% रिलेटेड। इतना कम रिलेशन है, दैट मीन्स दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज, है ना। तो और ये सब देने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? phenotype का। तो such type of taxonomy which is based on phenotype that is said to be numerical taxonomy, ठीक है। दूसरा जो टेक्सोनॉमी है that is साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी या हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? या हम उसको कैरियोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। कैरियो का मतलब सबको पता होगा बच्चों, दैट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और उसी के कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन के कंडेंस फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। दैट मीन्स जब तुम क्रोमोसोम का इस्तेमाल करोगे, क्रोमोसोम में भी किसका? क्रोमोसोम के नंबर का, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का एंड क्रोमोसोम के बिहेवियर का, तो ऐसी टेक्सोनॉमी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसी टेक्सोनॉमी को हम साइटोटेक्सोनॉमी या कैरियोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एक वी वाला, एक जे वाला, एक आई वाला और एक एल वाला, ठीक है। नंबर यार एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई गेस चिंपैंजी एंड पोटैटो, दे बोथ शेयर 48 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा यार आप तो पोटैटो समझ के बैठे, आप एक ऑर्गेनिज्म पे स्टडी कर रहे हो, है ना, आपको लगा पोटैटो है, पोटैटो क्योंकि 48 क्रोमोसोम नंबर आ रहा है, बाद में चला भैया ये तो चिंपैंजी निकला, है ना। तो जो आपने सोचा जिस पे आप स्टडी कर रहे थे उसका एकदम विपरीत रिजल्ट मिलता है। तो नंबर का इतना खासा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, बट क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्रोमोसोम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमी में, सो दैट इज सेड टू बी साइटोटेक्सोनॉमी। और एक और टेक्सोनॉमी है जिसका नाम है कीमोटेक्सोनॉमी। क्या होता है? कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या आते हैं बच्चों? कीमोटेक्सोनॉमी में आता है यूज ऑफ कीमो, कीमो मीन्स केमिकल, सच एज न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में कौन आता है? न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए एंड आरएनए। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को लगता है क्रोमोसोम उधर है तो डीएनए भी उधर होगा, तो डीएनए को वो मार्क कर देते हैं कैरियो या साइटो में। बट डीएनए का बेसिक नेचर क्या है? न्यूक्लिक एसिड है वो, ठीक है। तो इसकी स्टडी जब की जाएगी तो वो ये वाली टेक्सोनॉमी कहलाई जाएगी बच्चों, ना कि ये, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे कैल्शियम के डिपोजिशंस, सिस्टोलिथ वगैरह मिलता है बच्चों, बट आपके एनसीईआरटी में इतना ही है केमिकल रिलेटेड, तो आप इतना ही पढ़ना। वैसे आप कंफ्यूज मत होना, डीएनए की सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, आरएनए की सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
प्रोटीन्स को यूज करेंगे, प्रोटीन के केमिकल नेचर को यूज करेंगे, जहां पर भी केमिकल वर्ड आ गया सो दैट विल बी कॉल्ड एज कीमोटेक्सोनॉमी। तो कीमोटेक्सोनॉमी को आप लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप ऐसे लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें सबसे पहले आपने इधर लिख दिया न्यूक्लिक एसिड के बारे में, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। आप लिख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन या केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। और क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला क्रिस्टल्स जो मिल जाते हैं प्लांट में बन जाते। क्रिस्टल्स किसके बनते हैं बच्चों? या तो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी डिपोजिशंस मिलती है सर्टेन प्लांट्स में, ठीक है। तो इनके बेसिस पर आप प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हो। तो हमने क्या किया है बच्चों? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी स्टडी कर ली है, और इसी के बेसिस पर अब हम एक एक करके सारे प्लांट ग्रुप्स की बात करेंगे। सो सबसे पहला वी गोना स्टार्ट विद दी एल्गी। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? वी गोना स्टार्ट विद दी एल्गी, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जिसके बारे में आपको बताया, एल्गी। तो एल्गी क्या है बच्चों? एल्गी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट कहां पर मिलती है? एक्वेटिक बॉडी में मेनली आपने देखा होगा, ठीक है। ऑल्सो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। एल्गी कैसे होती है बच्चों? एल्गी क्लोरोफिलस है। कैसी है? क्लोरोफिलस है। क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट, क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट। तो अगर ये क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है तो ये क्या होगी? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, खाना खुद बना सकती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। और वैसे भी प्लांट्स हैं बच्चों तो फोटोसिंथेसिस बड़े आसानी से कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी फोटो ऑटोट्रॉप्स। इनको क्रिप्टोगैमस बोला जाता है या क्रिप्टोगैम्स। क्यों बोला जाता है बच्चों? इससे पहले, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आओ एक चीज समझते हैं। पहले जब ये सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिया गया था तो प्लांट किंगडम को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है। और एक ग्रुप को क्या बोला? एक ग्रुप को बोला गया बच्चों क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस, और दूसरे को बोला गया फेनेरोगैमस। क्या बोला गया? फेनेरोगैमस। सो व्हाट इज क्रिप्टोगैमस एंड व्हाट इज फेनेरोगैमस? गैमस का मतलब क्या होता है बच्चों? गैमस का मतलब होता है मैरिज। तो यहां पर भी गैमस वर्ड है और यहां पर भी गैमस वर्ड है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया? मैरिज। फिर आपको एक जगह दिखाई दे रहा है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन। और फेनेरो का मतलब क्या होता है यहां पर? एक्सपोज्ड। तो यहां पर क्रिप्टो में क्यों कहा जा रहा है हिडन मैरिज? जैसे क्रिप्टो करेंसी भी होती है ना, आप लोग ने बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा चल गया है आजकल तो ये कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, इतने पैसे कमाओगे, ये फलाना। तो क्रिप्टो करेंसी भी इट इज अ हिडन फॉर्म ऑफ करेंसी, इट इज द हिडन फॉर्म ऑफ मनी। कैन यू सी इट? नो, यू कैन नॉट सी इट, है ना। तो इसी तरीके से क्रिप्टो वर्ड आ गया, समझ जाना हिडन है। क्यों बोला जा रहा है हिडन फॉर्म ऑफ मैरिज? क्योंकि यहाँ पर मैरिज का कोई सबूत ही नहीं मिल रहा। मैरिज का सबूत तो हम तब बोलते हैं ना जब सीड वगैरह बने। यहाँ पर ऐसे प्लांट्स को क्रिप्टोगैमस बोला जाता है जो शादी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट सबूत कोई नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर सीडलेस प्लांट, देयर इज नो सबूत, देयर इज नो एविडेंस कि शादी कर ली है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्रिप्टोगैमस में बच्चों 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है एल्गी, एक पढ़ना है ब्रायोफाइट्स और एक पढ़ना है टेरिडोफाइट्स। इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, बट इन सब के शादी को छुपी हुई शादी बोलते हैं एज दे आर सीडलेस प्लांट, सिंस सीडलेस। वहीं दूसरी तरफ इनको एक्सपोज्ड क्यों बोला जा रहा है बच्चों? क्योंकि उसमें जो 2 ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, वन इज जिम्नोस्पर्म एंड द अदर वन इज एंजियोस्पर्म। ये दोनों प्लांट कैसे हैं बच्चों? ये दोनों प्लांट सीड बियरिंग है, खुलेआम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं कि भैया यस वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो दे आर व्हाट? दे आर सीड बियरिंग प्लांट्स। दे आर व्हाट? दे आर सीड बियरिंग प्लांट्स। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा। फाइटा वर्ड प्लांट्स के लिए होता है, स्पर्मा वर्ड सीड के लिए होता है। सिंस द प्लांट इज सीड बियरिंग, इनको स्पर्मेटोफाइटा बोला जाता है। तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि वाई दे आर एल्गी, दे आर सेड टू बी क्रिप्टोगैमस। क्यों छुपी हुई बोल रहे हैं शादी? बिकॉज देर इज नो सीड, एज दे आर सीडलेस। कैसे होते हैं? सीडलेस। इनको हम बोलते हैं बच्चों थैलोफाइटा। क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं, थैलोफाइटा भी बोलते हैं। फाइटा मतलब प्लांट, ठीक है। थैलो वर्ड थैलॉइड से रिलेटेड, तो फंजाई में बताया था ना थैलॉइड का मतलब क्या होता है। थैलोफाइटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है दैट इज थैलॉइड, दैट मीन्स अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। बच्चों एल्गी तो सबने देखी है ना, एल्गी को लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलोगे? काई बोलोगे। बहुत बार फिसल के गिरे भी होगे, है ना। नहीं तो वैसे तो सबने ही देखा होगा, बट ये इस घिनौने फॉर्म को थोड़ा सा और भी देख लो तो आप यही तो है एल्गी। तो इस एल्गी में इसके हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं। ये मत बोलना मैम ये हाथ है, ठीक है। इस एल्गी में हाथ पैर का मतलब है इस एल्गी का कि आपको रूट दिखाई दे रहा है, स्टेम दिखाई दे रहा है। कैन यू सी लीफ? नो, यू कैन नॉट सी लीफ, यू कैन नॉट सी स्टेम, यू कैन नॉट सी द प्रॉपर रूट। सो जब आपको रूट स्टेम लीफ प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड ना दिखाई दे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम थैलॉइडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसा है? ये भी हमारा थैलॉइड बॉडी वाला प्लांट है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी रखता है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब है दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, stem like structure and leaf like structure। बच्चों इनके पास प्रॉपर रूट, ट्रू रूट नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है। रूट जैसा स्ट्रक्चर है, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एब्सेंट होती है। अच्छा, बच्चों से जब पूछो ना कि ट्रू का क्या मतलब होता है, जब इनसे पूछो ना ट्रू का मतलब क्या होता है, बोलते हैं सच्चा, अच्छा। बच्चा अंग्रेजी नहीं देखना यहाँ पर। एक रूट को ट्रू, एक स्टेम को ट्रू और एक लीफ को ट्रू 2 कंडीशन पे बोला जाता है। पहली कंडीशन है इट शुड बी डिप्लॉयड, और दूसरी कंडीशन है कि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू हो, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर एल्गी की जो मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉयड नहीं होती है, इसकी मेन बॉडी हैप्लॉयड होती है। तो पहली कंडीशन मीट हुई क्या? नहीं। पहली कंडीशन ट्रू हम कब कहते हैं? जब बॉडी डिप्लॉयड होती, दैट मीन्स हर क्रोमोसोम अपने 2 सेट्स में मौजूद होता है। एल्गी के साथ ये है नहीं। दूसरा, वैस्कुलर टिश्यू होना चाहिए था, जबकि एल्गी एट्रैकियोफाइट्स होता है। एट्रैकियोफाइट्स क्यों बोलते हैं बच्चों? ट्रैकी वर्ड किसके लिए होता है? जाइलम वेसल्स के लिए और ट्रैकीड्स के लिए। यहां पर ए मतलब एब्सेंट, दैट मीन्स वैस्कुलर टिश्यू क्या है? एब्सेंट है। तो आप देख सकते हो दोनों ही कंडीशन मीट नहीं हुई, इसीलिए यहां पर ट्रू रूट,
ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं होती। रूट जैसा स्ट्रक्चर, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। तो इनकी बॉडी से पूछा जाए कि लीफ की प्लॉइडी बताओ, रूट की प्लॉइडी बताओ और स्टेम की प्लॉइडी बताओ, तो क्या बोलोगे? ऑल आर व्हाट? हैप्लॉइड, क्योंकि एल्गी की मेन बॉडी क्या होती है बच्चों? हैप्लॉइड। अच्छा, उस एल्गी की मेन बॉडी को बोलते क्या है? इस एल्गी की मेन बॉडी को बोला जाता है बच्चों गेमीटोफाइट। क्या बोला जाता है? गेमीटोफाइट। इस पूरे चैप्टर में बच्चों दो वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनोगे, एक गेमीटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गेमीटोफाइट वो हिस्सा होता है प्लांट का जो गेमीट प्रोड्यूस करे, और एक होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो हिस्सा होता है जो स्पोर्स बनाए। यहां पर एल्गी के केस में इनकी मेन बॉडी क्या है? गेमीटोफाइट, और गेमीटोफाइट की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड। इनमें जो स्पोरोफाइट होता है, इनमें जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज नॉट डोमिनेंट। वाई? बिकॉज यहां पर गेमीटोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट। स्पोरोफाइट है क्या? स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। और इन एल्गी स्पोरोफिटिक जनरेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन is represented by zygote। एक लौता स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रेजेंट होता है एल्गी के लाइफ साइकिल में, दैट इज जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है? 2n। दैट मीन्स स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी? 2n। बस ये दो चीज आपको समझनी है बच्चों, गेमीटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। यहाँ पर गेमीटोफाइट मेन बॉडी होती है, दैट मीन्स वो डोमिनेंट है। एक बॉडी पार्ट को हम डोमिनेंट तब बोलते हैं जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हो, जब उसका वो क्या कर रही हो? न्यूट्रिशन में भी इन्वॉल्व हो, मतलब एवरीथिंग, द मेजर पार्ट जो एक प्लांट को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, अगर वो सब गेमीटोफाइट करेगा तो वो गेमीटोफाइट डोमिनेंट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया बच्चों गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट के बारे में। और क्या होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एल्गी की बात करूँ तो एल्गी में, एल्गी बड़े मिलनसार होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन म्यूचुअल एसोसिएशन विथ, म्यूचुअल एसोसिएशन विथ फंजाई, पढ़ा है ना हमने। और ऐसे एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेंस। और कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं? दे आर प्रेजेंट इन म्यूचुअल एसोसिएशन विथ स्लॉथ बियर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर स्लॉथ बियर को, स्लॉथ बियर वैसे सबने देखा होगा, बड़ा लेजी सा ऑर्गेनिज्म होता है। ये रहा स्लॉथ बियर, है ना। ये स्लॉथ बियर आपको यहाँ पर किस कलर का दिखाई दे रहा है? ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि इसके पूरे बॉडी पर काई जमी हुई है, दैट इज ग्रीन एल्गी। ये क्या है? भोली सी शक्ल वाला, लेजी सी शक्ल वाला स्लॉथ बियर, है ना। बड़ा ही लेजी होता है, आलसी, हमारे टाइप का, है ना। बहुत नहीं, हमारे टाइप का नहीं, हमसे भी ज़्यादा ही है। स्लॉथ बियर बहुत लेजी होता है, तो अपने बचने के लिए अपने शरीर के ऊपर काई जमा लेता है। ठीक है, तो इस ग्रीन एल्गी को क्या मिल रहा है? दिस ग्रीन एल्गी गेट फ्री फंड वाला शेल्टर, इसको मिल गया शेल्टर। इस स्लॉथ बियर को क्या मिल रहा है? क्यों उसने काई जमाया है? अब ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म स्लॉथ बियर को खाने आएगा वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको लगेगा कोई घास फूस है, तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो स्लॉथ बियर को क्या मिल रहा है? कैमोफ्लैज। कैमोफ्लैज क्या होता है बच्चों? कैमोफ्लैज प्रीडेशन से बचने का तरीका है। कैमोफ्लैज प्रीडेशन से बचने का तरीका है, दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको खा नहीं पाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपको म्यूचुअल एसोसिएशन है ग्रीन एल्गी और स्लॉथ बियर के बीच में। उसको कैमोफ्लैज का फायदा मिल रहा है और इसको क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन में लिखा हुआ है दैट दे हैव वेरिएबल साइज एंड फॉर्म्स, वेरिएबल साइज एंड फॉर्म्स। कुछ फॉर्म यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ फॉर्म्स यूनिसेल्युलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला। इसीलिए तो क्लोरेला के साथ प्रॉब्लम थी बच्चों।
क्लोरेला क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट था, इसीलिए आर.एच. विटेकर ने इनको कहाँ पर रखा था? आर.एच. विटेकर ने इनको रखा था हमारे किस किंगडम में? किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। सेम गोज विथ क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास यहाँ पर एल्गी बोला गया है, बट आर.एच. विटेकर के हिसाब से ये एक प्रोटिस्ट था क्योंकि ये यूनिसेलुलर था, ठीक है। इसके अलावा फिलामेंटस फॉर्म भी होता है। फिलामेंटस पढ़ना है आपको, स्पाइरोगाइरा और एक यूलोथ्रिक्स, ये दोनों फिलामेंटस फॉर्म ऑफ द ग्रीन एल्गी हैं। तीसरा कॉलोनियल, जो कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, दैट इज वॉलवॉक्स। तो आप खुद देख सकते हो कि, और ये बच्चों सारे के सारे जो नाम लिखे हैं ना, क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, ये तीनों ही ग्रीन एल्गी हैं। तो ग्रीन एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी फिलामेंटस और इट कैन बी कॉलोनियल। ये एनसीईआरटी में ग्रीन एल्गी के रिस्पेक्ट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो दे हैव वेरिएबल साइजेस एंड फॉर्म्स। दूसरा चीज बच्चों आपको क्या रखना है याद यहाँ पर, कि दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइटा। जैसे हमारे में बच्चों जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट डिवाइड करके फिर क्या बनाता है? एम्ब्रियो, है ना। तो वी आर एम्ब्रियो बियरिंग ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो हमारी एक स्टेज में बनता है, इनमें जाइगोट के बाद कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं दिखती, एम्ब्रियो यहाँ नहीं दिखता है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ प्लांट इज सेड टू बी नॉन एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो एब्सेंट है, एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 3 टाइप में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन सबसे पहला हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन में, वो वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कब बोलते हैं बच्चों? जब बॉडी पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और कॉमन तरीका जो है इनमें दैट इज फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस फॉर्म है, इनके फिलामेंट्स फ्रेगमेंट हो सकते हैं और वहां से नया स्पाइरोगाइरा आ सकता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, मतलब किसके थ्रू होता है? जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे स्पोर्स होते हैं बच्चों? मोटाइल स्पोर। और क्लास 12th में पहले चैप्टर में लिखा हुआ है कि जू स्पोर सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एल्गी में। जैसे कोनिडिया मोस्ट कॉमन है फंजाई का, उसी तरीके से एल्गी का मोस्ट कॉमन क्या है? जू स्पोर। और तीसरा तरीका है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से बच्चों? 3 तरीके से। एक है आइसोगैमस, या जिनको हम आइसोगैमी बोलते हैं। दूसरा है एनआइसोगैमी या एनआइसोगैमस, और तीसरा है ऊगैमी या ऊगैमस। अब फटाफट बच्चों अपने टेप को रिवाइंड करो और याद करो, क्योंकि प्रोटिस्टा में मैंने आपको तीनों फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन किए हैं, वेदर आइसो, एनआइसो और ऊगैमी। फटाफट रिवाइज करो उसको फ्लैशबैक से। आइसोगैमी आप कब कहते हो? आइसोगैमी बोलोगे या कहीं कहीं पर आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेम है, ठीक है। तो आइसोगैमी क्या होता है? आइसोगैमी होता है ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेम दिखने वाले गैमीट्स का फ्यूजन हो। तो फ्यूजन ऑफ सेम या सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल गैमीट्स। आइसो का मतलब ही क्या होता है बच्चों? सेम। तो मान लो अगर एक गैमीट ऐसा है, ठीक है, इसके पास अगर 2 फ्लैजिला हैं बिल्कुल सेम, तो दूसरा गैमीट भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, वो भी मोटाइल होना चाहिए। और कितना फ्लैजिला होना चाहिए? 2। तो ये भी सेम, ये भी सेम, बिल्कुल सेम।
और जब सेम गैमीट एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करने के बाद पास पास आते हैं, पास पास आने के बाद फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जब ऐसा जाइगोट बनेगा तो ये जाइगोट किसका रिजल्ट है? ये जाइगोट रिजल्ट है आइसोगैमस रिप्रोडक्शन का। तो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हम तब बोलते हैं जब सेम गैमीट्स का फ्यूजन हो। ठीक है, कब हम एनाइसोगैमी बोलते हैं? कब हम एनाइसोगैमी बोलते हैं? एनाइसोगैमी बोल सकते हो, एनाइसोगैमस बोल सकते हो। ये तब बोलोगे जब दो अलग अलग दिखने वाले गैमीट्स फ्यूज करेंगे। टू फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट्स। मान लो एक गैमीट की साइज इतनी बड़ी है, 2 फ्लैजिला उसके पास, दूसरी गैमीट की साइज थोड़ी छोटी है। जब ऐसे दो अलग अलग गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे तो ये जो जाइगोट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बनाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा कहलाएगा? एनाइसोगैमस। क्यों? क्योंकि अलग अलग है, डिसिमिलर है। ठीक है, और एक होता है बच्चों, एक होता है oogamous। क्या होता है? oogamous। oogamous हम कब बोलते हैं? oogamous हम बोलते हैं बच्चों, ये भी बच्चों एक तरीके का एनाइसोगैमस है। क्यों? इसमें जो मेल होगा वो स्मॉल होगा और नॉन मोटाइल होता है, और जो फीमेल होगी वो लार्ज होगी एंड मोटाइल होगी। ठीक है, अगर ड्रॉ करें तो इतनी बड़ी फीमेल गैमीट और एक छोटा सा पिद्दू सा मेल गैमीट। तो ये देखो यहां पर भी अगर कायदे से देखें तो अलग अलग टाइप ऑफ गैमीट है, और जब अलग अलग टाइप ऑफ गैमीट होंगे तो वो एक तरीके का एनाइसोगैमस है। बट इसको अलग नाम क्यों दिया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मेल मोटाइल हो, फीमेल नॉन मोटाइल हो, मेल जब छोटा हो, फीमेल बहुत बड़ा हो, ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम oogamous बोलते हैं। यू कैन टेक आवर एग्जाम्पल, जैसे स्पर्म्स मोटाइल होते हैं और जो ओवा नॉन मोटाइल होता है। तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन चलता है बच्चों वो भी एक तरीके का क्या होता है? oogamous रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है इन केस ऑफ डाइटम्स, इन केस ऑफ क्राइजोफाइट्स। ओके, सो रिवाइज कर लिया होगा, फ्लैशबैक से आपको सारा कुछ याद आ गया होगा। तो बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आइसोगैमस में एक केस हम लेंगे मोटाइल गैमीट्स का। किसका लेंगे? मोटाइल गैमीट्स का। और मोटाइल गैमीट्स, दो बिल्कुल सेम दिखने वाले मोटाइल गैमीट्स फ्यूज करते हैं क्लमाइडोमोनास में। किसमें? क्लमाइडोमोनास में। दूसरा जो हम केस लेंगे आइसोगैमी में वो नॉन मोटाइल गैमीट्स का होगा। किसका होगा? नॉन मोटाइल गैमीट्स का। और इसके लिए जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है दैट इज स्पाइरोगायरा। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं बच्चों, स्पाइरोगायरा आइसोगैमस का ही पार्ट है, बट कौन से आइसोगैमस का? नॉन मोटाइल वाले का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग से हटा देना कि आइसोगैमस का हमेशा मतलब होता है कि वहां पर मोटाइल गैमीट्स होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल है बट फिर भी आइसोगैमस शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एनाइसोगैमीस में आपको याद रखना है क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास के बच्चों बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, तो ये मत सोचना कि क्लमाइडोमोनास वो भी शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, बिल्कुल शो कर सकता है। और एक 2-3 साल पहले जब एनसीईआरटी ने अपने आप को रिवाइज किया था तो एक और ग्रीन एल्गी के बारे में ऐड किया था, दैट इज यूडोरिना। यूडोरिना एक नया एग्जाम्पल है और अब आपके पास तो नई वाली एनसीईआरटी होगी तो उसमें यह नाम आपको दिया रहता है। इन दोनों में एनाइसोगैमस मतलब दो बिल्कुल डिफरेंट देखने में गैमीट, एक इतनी बड़ी साइज का है और एक ये साइज का है। जब दो अलग अलग दिखने वाले गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं उसको एनाइसोगैमी बोलते हैं। और oogammy किसको बोलते हैं बच्चों? oogammy आपने पढ़ा हुआ है प्रोटिस्टा में, मेल मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल। यहाँ पे 2 केस पढ़ोगे। पहला केस पढ़ोगे जो मेल है वो मोटाइल हो
और स्मॉल हो, इस टाइप का, है ना। और फीमेल कैसी हो, नॉन मोटाइल हो और लार्ज हो, लार्ज साइज, इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके का केस किस में दिखता है बच्चों, इस तरीके का केस दिखता है फ्यूकस में, वॉल्वॉक्स में और क्लमाइडोमोनास में। तो आप खुद देख सकते हो क्लमाइडोमोनास ऐसा फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी है, उसमें तीनों टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है बच्चों। और दूसरा जो केस है उसमें दोनों ही नॉन मोटाइल हो सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैसा हो, नॉन मोटाइल। और इससे एक 2019 में भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा बच्चों, इसमें कौन होता है, रेड एल्गी। रेड एल्गी के किसी भी स्टेज में फ्लैजिला मौजूद होता ही नहीं है, इसीलिए इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स वगैरह भी बनते हैं वो भी बिना फ्लैजिला वाले होते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉन मोटाइल। मोटिलिटी दो ही बेसिस पे तो बोलते हो, मतलब एक ही बेसिस पे तो बोलते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट तो मोटाइल, नहीं है तो नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर इनके गैमीट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल। तो ये भी किसका केस है, oogamie या oogamous। तो दिस वर द थ्री टाइप्स ऑफ बच्चों रिप्रोडक्शन विच इज सीन इन केस ऑफ एल्गी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस बच्चों प्लांट्स हैं तो डेफिनेटली दे कैन शो फोटोसिंथेसिस, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बट अगर मैं इनके इंपॉर्टेंस की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू द फोटोसिंथेसिस, तो वी से दैट इवन हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ कौन करता है, एल्गी ही करता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, नंबर में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो लिखोगे एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन is done by algae। अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं, प्रोड्यूसर कौन बच्चों, प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं, है ना। और पानी में जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जहां से फूड चेन शुरू होती है वो कौन है, एल्गी। तो एक्वेटिक फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एल्गी। वाई, बिकॉज दे आर सेड टू बी प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक फूड चेन। उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है दैट अराउंड 70 फॉर्म्स ऑफ द एल्गी, forms of algae can be used as food। ठीक है, जैसे कौन कौन सा खा सकते हैं हम, we can have porphyra, laminarin and sargassum। ये सारे ऐसे फॉर्म है एल्गी के जिनको खाया जा सकता है, the one which is edible। नेक्स्ट इज हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोकोलॉइड्स दे आर ऑल्सो नोन एज फाइकोकोलॉइड्स। क्या बोलते हैं इनको, फाइकोकोलॉइड्स। ये क्या होते हैं बच्चों, दे आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल एक दो हाइड्रोकोलॉइड्स का अगर नाम लिखूं तो एक है अगार। अगार सुना होगा बच्चों आपने, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मीडियम इन द बायोटेक। एग्रोस जेल के बारे में सुना होगा, ये इसी का ही फॉर्म होता है जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनका इस्तेमाल जेली बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है। अगार हो गया, और एक है दैट इज केराजिन। इन पे जो बहुत फेमस क्वेश्चन आता है वो ये है कि इनको एक्सट्रैक्ट ये मिलते किस तरीके की रेड एल्गी में है, मतलब किस तरीके की एल्गी में है। तो दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच एल्गी, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी। तो कौन से रेड एल्गी से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रासिलेरिया एंड
जेलिडियम, दोनों ही रेड एल्गी का फॉर्म है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है। फिर है सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी होती है तो लोगों को गोइटर होने लगता है, तो गोइटर से बचना है तो एल्गी खा लो, यस काई खा लो, गोइटर से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयोडीन होता है, पर्टिकुलरली ब्राउन एल्गी बच्चों, जैसे फ्यूकस हो गया, जैसे लैमिनेरिया हो गया, ये क्या हैं, ये दोनों ब्राउन एल्गी के फॉर्म हैं एंड दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, दे आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो इनको खाओ और गोइटर वाली बीमारी को भगाओ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया है बच्चों, हमने पढ़ लिया है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद वी गोना टॉक अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है बच्चों। एक तो ग्रीन एल्गी वाला क्लास, ग्रीन एल्गी वाला क्लास दैट इज क्लोरोफाइसी, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफाइसी। दूसरा ब्राउन एल्गी, इसका नाम क्या है बच्चों, फेयोफाइसी, फेयोफाइसी। और एक है रेड एल्गी। ये ही 3 क्लास आपने पढ़नी है और इसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी। तो वैसे तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है बच्चों, वो टेबल में 3 ही फीचर्स का इस्तेमाल किया इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए। जो टेबल अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें सारे टेक्स्ट होंगे एनसीईआरटी के और अलोंग विद दैट टेबल, है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ना, जिसमें तीनों टाइप्स ऑफ एल्गी को कवर करेंगे बच्चों। लेकिन मैं आपसे उससे पहले पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया है, बट व्हाट्स द मेन बेसिस क्या है इसमें। यार इनका नाम देखो, ग्रीन ब्राउन रेड, तो इनका नाम क्यों ऐसा है, क्योंकि जो मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का दैट इज पिगमेंट। जिसके पास जिस तरीके का पिगमेंट डोमिनेंट है उसको नाम वैसा रख दिया गया है। जैसे यहाँ पर ग्रीन क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल का पिगमेंट, क्लोरोफिल ए इज डोमिनेंट। यहाँ पर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन दिखते हैं, ज़ैंथोफिल जो एक पिगमेंट होता है उनके अमाउंट पर इनका नाम रखा जाता है। और रेड एल्गी क्योंकि फाइको इरिथ्रिन डोमिनेंट होता है। ठीक है, इरिथ्रिन वर्ड आ जाए समझ जाना, रेड कलर। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लासेस पढ़ना। लेट्स टेक दैट टेबल। यस, ये है टेबल बच्चों, सिर्फ इसी टेबल को आपको ध्यान में रखना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। 3 क्लासेस आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इसके अलावा इनके नाम भी हैं एक और, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज हैबिटेट, जहाँ पर वो मिलते हैं। तो ये जनरली कहाँ पर मिलते हैं बच्चों, दे कैन बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर। बच्चों ब्रैकिश इज अ काइंड ऑफ मरीन वाटर ओनली। ठीक है, इसमें आप ज्योग्राफी पे मत जाना, बस आप समझ जाना कि ब्रैकिश और सॉल्ट दे बोथ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मरीन वाटर। ठीक है, ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयर नहीं, मतलब रेयरली मिलते हैं। प्राइमरली ये कहाँ पर मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर, मतलब मरीन में। प्राइमरली एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सिर्फ मरीन लिखा हुआ है, ये दोनों ही मरीन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है बच्चों, ये भी जनरली मरीन वाटर में मिलता है। मरीन में भी कहाँ पर ही मिलता है, जहाँ का पानी गर्म हो, वार्म वाटर हो, ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, अगर मैं इनकी प्लांट बॉडी की बात करूं बच्चों, इनकी प्लांट बॉडी, तो यहाँ पर तुम्हें ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर फॉर्म भी मिल सकता है, कॉलोनियल वाला फॉर्म भी मिल सकता है, और कहाँ पर क्या मिल सकता है, फिलामेंटस वाला फॉर्म भी मिल सकता है। ब्राउन की बात करूं तो ब्राउन में बड़े डिफरेंट साइज मिल सकते हैं। एक्टोकार्पस जैसा ब्राउन एल्गी भी है और केल्प जैसा जायंट एल्गी भी है जो 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इनकी जो प्लांट बॉडी है दे शो वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म्स। रेड एल्गी की जो प्लांट बॉडी है दे कैन बी प्रेजेंट इन ग्रेट डेप्थ्स, जहां पर और एल्गी सोच भी नहीं सकते रहने के लिए, वहां पर ये मिल सकते हैं। वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलेंस। याद करो बच्चों, फाइकोबिलेंस के बारे में भी पढ़ाया हुआ है मैंने।
फाइकोबिलिन्स, यहाँ पर बता देती हूँ फिर से, फाइकोबिलिन्स के अंदर 3 पिगमेंट आते हैं। फाइकोबिलिन्स एक झोला है पिगमेंट का, और इसके अंदर जो 3 पिगमेंट आते हैं, वन इज फाइकोइरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है, और यही रेड एल्गी में क्या होता है, डोमिनेंट, इसीलिए रेड एल्गी का कलर कैसा आता है, रेड। एक होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होता है, और एक होता है बच्चों एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू। और इसी पिगमेंट की वजह से ये जो रेड एल्गी है ये हर लेयर ऑफ पानी में मिल सकता है, इवन एट ग्रेट डेप्थ्स, इनकी वजह से ही। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ग्रेट डेप्थ्स वाला पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं ग्रीन एल्गी के सेल वॉल की बात करूं तो इनका जो आउटर पोर्शन है वो पेक्टोस, ठीक है, पेक्टिन समझ सकते हो, और अंदर वाला किसका बना होता है बच्चों, सेल्यूलोज का। यहाँ पर सेल्यूलोज तो होता ही है, साथ ही साथ फाइकोकोलॉइड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ग्रीन एल्गी में बच्चों फाइकोकोलॉइड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फाइकोकोलॉइड एब्सेंट, फाइकोकोलॉइड एब्सेंट। फाइकोकोलॉइड आपको 2 ही जगह मिलेगा, एक ब्राउन और एक रेड। तो आप देख सकते हो ये फाइकोकोलॉइड है, बट ये जो फाइकोकोलॉइड ब्राउन में मिलता है इसमें सल्फर नहीं होता, तो दिस इज नॉन सल्फेटेड। और उस फाइकोकोलॉइड का नाम क्या है, एल्जिन। यहाँ पर एल्जिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या एल्जिनिक एसिड मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर सेल्यूलोज, यहाँ पर पेक्टिन, यहाँ पर सल्फेटेड एस्टर्स, मतलब सल्फेटेड कोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स मिल रहे हैं, सल्फेटेड हाइड्रोकोलॉइड्स। तो आप खुद देख सकते हो कहाँ पर हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर सल्फेटेड है, कहाँ पर नॉन सल्फेटेड, और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है अगार एंड कैरोजिन। इसके बाद जो मेन बेसिस है वो कौन है बच्चों, पिगमेंट। इसी तरीके से कॉपी में नोट्स बनाओगे तो मेन बेसिस क्या है यहाँ पर, पिगमेंट्स। तो यहाँ पर कौन से पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए सबसे डोमिनेंट होता है और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, इसीलिए इस एल्गी का नाम क्या पड़ा, ग्रीन एल्गी पड़ा। इसके पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप का भी हो सकता है, डिस्कॉइड मतलब डिस्क लाइक, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक जैसा स्पाइरोगायरा में होता है, रिबन जैसा भी हो सकता है, और स्टार शेप भी हो सकता है। कप शेप किस में होता है, क्लमाइडोमोनास में होता है, ओवल तरीके का भी हो सकता है। आपको एग्जाम्पल्स नहीं याद रखने हैं, आप बस इतना याद रखो कि पिगमेंट्स, ऑब्वियसली you have already studied photosynthesis, you know where pigments are present, pigments are present inside chloroplast, chloroplast का शेप वेरी कर सकता है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए तो होगा ही, साथ ही साथ जी है, कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल। एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चों, ज़ैंथोफिल का अमाउंट ही डिसाइड करेगा डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, क्योंकि यहाँ पर ब्राउन के डिफरेंट शेड्स मिलते हैं। जिस प्रकार का ज़ैंथोफिल का अमाउंट होगा, आपका ब्राउन का शेड कलर जो है वो वेरी करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, बट ये डिफरेंट शेड किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल। अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इनके पास फ्यूकोज़ैंथिन भी होता है। इनके पास क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल ए है, इनके पास क्लोरोफिल डी है, दे हैव बीटा कैरोटीन, दे हैव ज़ैंथोफिल, और देखो इनके पास क्या प्रेजेंट है, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स 3 तरीके के हैं, ठीक है, एक है फाइकोइरिथ्रिन, नेक्स्ट पेज पे देखो लिखा हुआ है मैंने, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन, बट इनमें डोमिनेंट क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन, इसलिए इनका कलर कैसा होता है, रेड, लिखा हुआ है यहाँ पर। रिजर्व फूड क्या है बच्चों, यहाँ पर स्टार्च और कुछ फॉर्म के पास ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिलते हैं। यहाँ पर मैनिटोल है, मैनिटोल इज अल्कोहलिक शुगर, ये क्या है केमिकली, दिस इज अल्कोहलिक शुगर, ऑल वर्ड आ रहा है ना। लेमिनेरिन एक तरीके का ग्लूकैन ही है, स्टोर फॉर्म ऑफ शुगर ही एक तरीके का। फ्लोरिडियन स्टार्च भी एक तरीके का ग्लूकैन ही है, इट्स द स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर, ग्लूकैन, ठीक है। नेक्स्ट, और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक और लाइन लिखी हुई है कि फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है किससे सिमिलर होता है, द स्ट्रक्चर, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, ठीक है। तो ये इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। नेक्स्ट है बच्चों मोटेलिटी। तो यहाँ पर मोटेलिटी क्यों है बच्चों,
लिखा हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर फ्लैजिला मौजूद होते हैं। कितने फ्लैजिला? 2 से 8। और जब फ्लैजिला चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 6, 7 हो, 8 हो, जब सारे फ्लैजिला सेम दिखते हैं तो ऐसे फ्लैजिला को क्या बोलते हैं हम? आइसोकॉन्ट, सेम फ्लैजिला। और इनकी पोजीशन कैसी होती है? एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव रिटन एंटीरियर पोजीशन। यहां पर भी ये मोटाइल हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। कितना फ्लैजिला होता है? 2। दोनों फ्लैजिला डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, ठीक है। और यहां पर जो फ्लैजिला होता है ये साइड में प्रेजेंट होता है, तो लेटरल। यहां पर जो ज़ूस्पोर होता है उसकी शेप नाशपाती जैसी होती है, स्पीयर शेप, एनसीईआरटी लाइन। यहां पर आपको पता है मोटिलिटी नहीं होगी क्योंकि फ्लैजिला ही नहीं होता है, तभी इनके में oogamous रिप्रोडक्शन होता है, लिखा हुआ है आपने नोट्स में। फिर रिप्रोडक्शन, यहाँ पर तीनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मिल सकता है। ये कौन से रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं? सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पर भी तीनों टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, बट यहाँ पर सिर्फ oogamous मिलेगा क्योंकि इनके गैमीट्स मोटाइल नहीं होते हैं। अलॉन्ग विथ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस हैं दैट इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी एल्गी है जहां पर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो दैट इज रेड एल्गी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, वॉल्वॉक्स, कारा, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, क्लामाइडोमोनास, सिलोथ्रिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रीन एल्गी हैं। ये सारे के सारे ब्राउन एल्गी हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन जो ब्राउन एल्गी होते हैं ये सबसे ज्यादा वेरिएबल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू साइज एंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस फिलामेंटस है, और ये ब्राउन एल्गी प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकता है, एज इन केस ऑफ केल्प। केल्प की आप देखो 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। सबसे बड़ा ब्राउन एल्गी कहते हैं, जायंट एल्गी कहते हैं इसको, जायंट, वेरी जायंट, ठीक है। और फ्यूकस और फाइकस सुनने में सेम लगता है। फाइकस एक एंजियोस्पर्म है, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है। ध्यान रखना, जानबूझकर क्वेश्चन में फाइकस दिया रहता है, तुम्हें लगता है फ्यूकस है। सारगासम है, ठीक है। ये सारे नाम है बच्चों, अंडरलाइन कर लेना साइंटिफिक नेम, लेमिनेरिया एंड डिक्टियोटा, ठीक है, एक्टोकार्पस। उसके बाद यहाँ पर ग्रासिलेरिया, जिलीडियम, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, ये सारे के सारे क्या हैं? रेड एल्गी हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, लिख लोगे 2-3 बार ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा हर जगह। आप देख सकते हो बच्चों, ये मैंने डायग्राम ऐड किया है। तो शुरुआत में क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं ना, डायग्राम दे देते हैं और पूछते हैं आपसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड। तो ये क्या है? देखो कॉलोनीज प्रेजेंट है, कितनी सारी कॉलोनीज प्रेजेंट है। ये डॉटर कॉलोनी है, ठीक है, ये पेरेंट कॉलोनी है। कॉलोनी वाला कौन होता है? वॉल्वॉक्स। ये क्या है? स्पाइरोगाइरा। दिस इज व्हाट? स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ये नहीं, स्पाइरोगाइरा भी फिलामेंटस होता है, बट एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है, दिस इज ऑफ यूलोथ्रिक्स। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद ये वाला क्या दिया हुआ है बच्चों? पहला, दैट इज लेमिनेरिया। यहाँ पर अगर फिगर ब्लर है बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी देख सकते हो। दिस इज फ्यूकस, ठीक है, एंड दिस इज डिक्टियोटा, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है? रेड एल्गी, दैट इज पोरफायरा, एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया। ये लेबलिंग्स भी हटा देते हैं बच्चों क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर ये एयर ब्लैडर रिमूव कर देंगे और आपको खुद बताना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये ग्रीन एल्गी कितना सिंपल है, बट ब्राउन एल्गी में देखो इनके पास ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है जो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। रूट जैसा स्ट्रक्चर है, एक्चुअल रूट इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। इनके पास फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड मतलब लीफ जैसा स्ट्रक्चर, लीफ लाइक, दैट मीन्स ये क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ब्राउन एल्गी में, रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक्चुअल रूट और स्टेम यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पर ये जो टाइप है ये क्या है? स्टॉक है, मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ दिखाई नहीं मिलेगा। बट यस, तीनों में अगर कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा बॉडी के रिस्पेक्ट में कौन एडवांस्ड है? बॉडी के रिस्पेक्ट में फेओफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी, ठीक है। इनके पास ये बच्चों
जो प्लांट बॉडी है प्रॉपर रूट स्टेम लीफ में तो डिवाइडेड नहीं होती, बट इनके पास होल्ड फास्ट प्रेजेंट है, स्टाइप प्रेजेंट है और फ्रॉन्ड प्रेजेंट है। मैं दोबारा से लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर कि जो ब्राउन एल्गी होता है, जैसे तुम अपने कॉपी में या एनसीईआरटी में वहीं पर लिख लो कि जो ब्राउन एल्गी होता है दे हैव अ फ्रॉन्ड दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दे हैव अ स्टाइप स्टॉक जिसको हम बोल रहे हैं, और होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड फास्ट किस लिए बच्चों? अटैचमेंट के लिए, जैसे रूट सॉइल में अटैच करवाता है ना प्लांट को, उस तरीके का ये काम करता है। और ये जो एयर ब्लैडर है, क्योंकि ये पानी में मिलते हैं, ठीक है, तो ये किस पर्पस के लिए है? ये बायंसी, बायंसी मतलब फ्लोटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ज़रूर से इन डायग्राम्स को अपने दिमाग में बैठाना बच्चों, इनकी लेबलिंग्स भी देखना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी अगर आपको याद नहीं आएगा तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी क्लासेस ऑफ फंजाई। जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर बस इतना ही बच्चों। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए हम लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे उसके बाद वी गोना सॉल्व इट, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम आगे के प्लांट किंगडम्स के ग्रुप्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।